विद्यार्थियों, पिछला जो हमारा वीडियो था उस वीडियो में हमने 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था उस द्वैध शासन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। द्वैध शासन का क्या अर्थ है, द्वैध शासन कब लागू किया गया, कितने प्रांतों में लागू किया गया, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिनसे द्वैध शासन है वो अपने सफलतम स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाया। तो एक एक करके हम इन सभी बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। द्वैध शासन प्रणाली डायरकी जो है ये 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसकी एक प्रमुख विशेषता थी। प्रांतों में इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक पृथक किया गया, यानी दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जो हैं उनमें राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि को रखा गया और हस्तांतरित जो विषय हैं उनके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों को इसके अंतर्गत रखा गया। आरक्षित जो विषय हैं उनका शासन गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह से करता था और हस्तांतरित जो विषय हैं यानी हस्तांतरित विषयों का जो शासन है वो गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। इस व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य यह था कि कुछ विषयों में भारतीयों को प्रांतीय क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार प्रदान की जाए। द्वैध शासन जो शब्द है वो आंग्ल पर्यायवाची शब्द डायरकी जो ग्रीक शब्दों डाई और आर्की से बना है। इसका तात्पर्य है दोहरे व्यवस्था या दोहरे शासन से। इस प्रकार द्वैध शासन का जो शाब्दिक अर्थ है वो दोहरे शासन से लगाया जाता है। 1919 के अधिनियम की पृष्ठभूमि में द्वैध शासन का जो अर्थ था वो ये था कि प्रांतीय शासन जो है उसको दो क्षेत्रों में बांटना, दो भागों में विभाजित करना और इन दोनों क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो दो ऐसे पदाधिकारियों को सौंपना जिनके स्वरूप और उत्तरदायित्व में विभिन्नता हो। इस प्रकार 1919 का जो अधिनियम है उसके द्वारा प्रांतीय क्षेत्रों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके लिए प्रांतीय विषयों को रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय दो भागों में बांटा गया। जैसा कि मैंने बताया है कि आरक्षित विषयों का जो शासन है, प्रशासन है, वो सम्राट द्वारा नियुक्त और ब्रिटिश शासन के प्रति उत्तरदायी गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता था। लेकिन हस्तांतरित विषयों के शासन की जो शक्ति है वो लोकप्रिय मंत्रियों को प्रदान की गई थी जो प्रांतीय विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य हुआ करते थे और प्रांतीय विधान परिषद के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार जनता को उत्तरदायी शासन की आकांक्षा और ब्रिटिश सरकार के सने सने उत्तरदायी सरकार देने के निश्चय को द्वैध शासन प्रणाली द्वारा साकार स्वरूप प्रदान किया गया। कहने का अर्थ ये है कि 1919 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरण जनरल का संपूर्ण अधिकार रखा गया। हस्तांतरित विषय जो हैं वो लोकप्रिय मंत्रियों को सौंपे गए। इस प्रकार से 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन जो है उसकी शुरुआत की गई। द्वैध शासन का क्रियान्वयन 1 अप्रैल 1921 से भारत के 8 प्रांतों बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में द्वैध शासन जो व्यवस्था है उसको लागू किया गया और 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी इसको लागू कर दिया गया। लगभग 16 वर्ष तक इसका प्रयोग किया गया, लेकिन द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ से ही विरोध का सामना करना पड़ा। इस प्रयोग को
किसी प्रकार की कोई वांछित सफलता नहीं मिली। मध्य प्रांत बंगाल में संवैधानिक अवरोध की स्थिति पैदा हुई। अन्य प्रांतों में भी गवर्नरों और उत्तरदायी मंत्रियों के बीच निरंतर विवाद उभर कर सामने आए। वास्तव में 16 वर्षों के इस प्रयोग ने यह स्पष्ट किया कि द्वैत शासन की योजना में कुछ ऐसे अंतर्निहित दोष विद्यमान हैं जो इस योजना को सफलतापूर्वक कार्य नहीं करने देते। अतः 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। तो इस प्रकार हमने देखा है कि ये जो द्वैत शासन है ये 1 अप्रैल 1921 से लागू किया गया। 8 प्रांतों में इसको लागू किया गया, लेकिन यह अपने सफलतम जो स्वरूप है उसको प्राप्त नहीं कर सका। द्वैत शासन की असफलता के क्या कारण थे या द्वैत शासन प्रणाली क्यों सफल नहीं हो पाई, तो इसके लिए जो उत्तरदायी कारण थे उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यद्यपि कूपलैंड जैसे ब्रिटिश लेखकों ने द्वैत शासन की असफलता का उत्तरदायित्व कांग्रेस और उसके ही एक अंग स्वराज्य दल पर डालते हुए लिखा है कि स्वराज्य दल की अड़ंगा नीति ने निरंतर गतिरोध उत्पन्न किया, जिससे ही यह प्रयोग असफल रहा। लेकिन कूपलैंड और अन्य जो ब्रिटिश लेखक हैं उनका यह जो आरोप है ये आंशिक सत्य है। वास्तव में द्वैत शासन की योजना सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से ही दोषपूर्ण थी। इसकी असफलता के लिए प्रमुख रूप से योजना में ही अंतर्निहित दोष विद्यमान थे। अतः द्वैत शासन की असफलता के कारणों का उल्लेख निम्नलिखित रूप में हम कर सकते हैं। देखिए, मोटे तौर पर जो द्वैत शासन है उसके असफलता के लिए 2 महत्वपूर्ण कारण उत्तरदायी थे। एक तो ये था कि योजना में अंतर्निहित दोष विद्यमान थे और दूसरा था अन्य परिस्थितियाँ। द्वैत शासन की योजना में ही अंतर्निहित दोष विद्यमान थे क्योंकि द्वैत शासन की असफलता का मूल उत्तरदायित्व योजना में अंतर्निहित दोष थे। इस शासन की योजना में जो गंभीर दोष विद्यमान थे उनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो ये था कि ये जो द्वैत शासन था ये सिद्धांततः दोषपूर्ण था। द्वैत शासन प्रणाली सैद्धांतिक दृष्टि से दोषपूर्ण थी। एक ही प्रांत की शासन व्यवस्था को 2 भिन्न भिन्न और अलग अलग प्रकृति की शक्तियों के अधीन कर देने से शासन में गतिरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक था। शासन में एकांगिक एकता होती है, इसके विभिन्न अंग पारस्परिक निर्भर होते हैं, एक दूसरे के सहयोग के आधार पर कार्य करते हैं। लेकिन द्वैत शासन की योजना राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार के इस मूल विचार के ही विरुद्ध थी। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो पंजाब में सिख गुरुद्वारा आंदोलन की स्थिति का सामना शांति और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी सदस्य द्वारा ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता था, जब तक कि धार्मिक कोष से संबंधित मंत्री द्वारा आवश्यक व्यवस्थापन नहीं किया जाए। शासन के दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग का अभाव होने के कारण शासन में एकरूपता है वो संभव नहीं हो पाई। और इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुए रेजिनॉल्ड कार्डक ने कहा था कि द्वैत शासन एक प्रकार की वर्णसंकर व्यवस्था है। तो पहला तो जो कारण था द्वैत शासन की असफलता के लिए वो ये था कि एक ही प्रांत के जो उसमें एक ही शासन व्यवस्था को 2 भिन्न भिन्न शक्तियों के अधीन रखना ये उचित नहीं था। इसमें जो भी प्रशासन है उसमें सहयोग और समन्वय की स्थिति रहती है, लेकिन एक ही प्रांत के विषयों को अलग अलग भागों में बांटना, अलग अलग शक्तियों के अधीन रखना उचित नहीं था। दूसरा जो इसकी असफलता का जो मुख्य कारण था वो ये था कि इसके अंतर्गत जो विषयों का जो विभाजन किया गया वो एक प्रकार से अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन था। 1919 के अधिनियम के द्वारा 2 सत्ताओं के बीच जो विषयों का विभाजन किया गया वह इतना बेढंगा था कि उससे अधिक अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके अंतर्गत हस्तांतरित विषयों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों को किसी भी एक विभाग का पूर्ण नियंत्रण नहीं दिया गया। वस्तुतः विषयों का विभाजन इस प्रकार किया गया
कि उत्तरदायी मंत्रियों के हाथों में कम से कम शक्ति रहे और विरक्षित क्षेत्र के सहयोग पर निर्भर करें, लेकिन व्यवहार में परिषद के सदस्यों और मंत्रियों में आवश्यक सहयोग का अभाव था और जो द्वैध शासन है वो उसकी असफलता है वो अवश्यंभावी थी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है द्वैध शासन की असफलता का वो ये है स्वेच्छाचारी शक्तियाँ, यानी गवर्नर जो था उसको जो शक्तियाँ प्रदान की गई थी वो एक प्रकार से निरंकुश थी, एक प्रकार से वो स्वेच्छाचारी शक्तियाँ थी। हस्तांतरित क्षेत्र में उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए आवश्यक था कि गवर्नर इस क्षेत्र में केवल एक वैधानिक प्रधान ही रहे, लेकिन 1919 का जो अधिनियम था उसके द्वारा मंत्रियों को नियंत्रित करने और मंत्रियों के प्रस्तावों को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान की गई। यदि वह ये समझता कि इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, व्यवहार में गवर्नरों द्वारा विशेष परिस्थितियों के लिए प्रदान की गई इन शक्तियों के आधार पर मंत्रियों के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया गया। मध्य प्रांत के एक मंत्री मिस्टर केलकर की यह शिकायत थी कि यद्यपि नीति संबंधी मामलों में उसे कार्य करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन विस्तार की बातों में निरंतर हस्तक्षेप किया जाता था। संयुक्त प्रांत के मंत्री मिस्टर चिंतामणि ने तो यहाँ तक कहा था कि शक्ति गवर्नर के पास है, मंत्रियों के पास नहीं। तो इस प्रकार जो गवर्नरों की जो स्वेच्छाचारिता थी या जो निरंकुश शक्तियाँ थी उसमें उत्तरदायित्व का हस्तांतरण नहीं हो सका। तो गवर्नर जनरल की जो स्वेच्छाचारी शक्तियाँ थी या निरंकुश शक्तियाँ थी वो भी द्वैध शासन के अच्छे ढंग से क्रियान्वयन में एक प्रकार की बाधा बनी। हस्तांतरित जो क्षेत्र थे उनके लिए अलग से कोई वित्त व्यवस्था नहीं थी। प्रांतीय शासन को आरक्षित और हस्तांतरित दो क्षेत्रों में बांटा गया, लेकिन दोनों के लिए पृथक पृथक कोई वित्त की व्यवस्था नहीं की गई। वित्त एक प्रकार से आरक्षित विषय था और संपूर्ण वित्त कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य के ही हाथ में रहता था। ऐसी स्थिति में मिस्टर चिंतामणि कहते हैं कि वित्त सदस्य निश्चित रूप से यह चाहता था कि हस्तांतरित विभागों को अपनी ज़रूरत का धन प्रांत होने के पहले उसके रक्षित विभागों की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। वास्तव में आर्थिक शक्ति के बिना मंत्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। तो एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि पृथक वित्त व्यवस्था के अभाव में या धन और अर्थ के अभाव में हस्तांतरित जो क्षेत्र हैं उनका जो प्रशासन है वो अच्छे ढंग से नहीं चल सका और इसलिए द्वैध शासन की जो सफलता है उसमें एक प्रकार से बाधा बना। मंत्रियों का सेवाओं पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि विभाग के स्थायी पदाधिकारी पूर्णतया संबंधित मंत्री के अधीन हो, लेकिन द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत यह स्थिति नहीं थी। मंत्रियों के अधीनस्थ विभागों के जो स्थायी प्रमुख होते थे उनमें से अधिकांश भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS के जो सदस्य होते थे वो होते थे और 1919 का जो अधिनियम था उसके अधीन इन सेवाओं के अधिकारों और प्राधिकारों की रक्षा करना गवर्नर का कर्तव्य ठहराया गया था। व्यवहार में इसका अभिप्राय यह था कि स्थायी पदाधिकारियों की नियुक्ति, उनका स्थानांतरण, उनकी पदोन्नति आदि पर गवर्नर का पूर्ण नियंत्रण था, न कि उसके मंत्री का, जिसके अधीनता में वे कार्य करते थे। उत्तरदायी शासन की भावना के प्रतिकूल इससे बढ़कर और कौन सी बात हो सकती थी। यदि मंत्रियों और नागरिक सेवा के सदस्यों में किसी प्रकार का यदि कोई मतभेद होता तो नागरिक सेवा के जो सदस्य थे वो मंत्रियों की अवहेलना करके उच्चतर अधिकारियों की सहायता से ही अपनी बात रख सकते थे। इससे मंत्रियों की जो स्थिति है वो उपहास योग्य हो जाती थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो अधिकारी थे उनके ऊपर लोकप्रिय मंत्रियों का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव था। सामूहिक उत्तरदायित्व के अभाव में ही उत्तरदायी शासन है वो सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सका, क्योंकि गवर्नर मंत्रियों को किसी दलीय आधार पर नियुक्ति नहीं करता था। एक
मंत्री एक दल के न होते थे। इस प्रकार संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव रहता था। कभी कभी गवर्नर दो विरोधी दलों के लोगों को मंत्री बना देता था, जिससे वे एक टीम के रूप में कार्य नहीं कर सकते थे और परस्पर विरोधी विचार व्यक्त करते। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व जो है उसका किसी प्रकार से पालन नहीं हुआ और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जो अभाव है वो भी द्वैध शासन के क्रियान्वयन में एक प्रकार से बाधा बना। विधान परिषदों का जो संगठन था वो दोषपूर्ण था। उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए विधान परिषदों में संगठित दलों का होना आवश्यक था, लेकिन इन परिषदों में संगठित दलों की स्थापना तनिक भी नहीं थी। प्रांतों में जो विधान परिषदें बनाई गई उनका ढांचा दोषपूर्ण था। उसमें लगभग 80% सरकारी या सरकार द्वारा नामजद गैर सरकारी सदस्य थे। जो सदस्य निर्वाचित होते थे वे भी विशेष हितों के ही प्रतिनिधि थे और उनमें से भी अनेक सरकार को प्रसन्न करने की चेष्टा में लगे रहते थे। विधान परिषदों की इस दोषपूर्ण रचना के कारण विधान परिषदों में मंत्रियों की अपेक्षा गवर्नर को ही अधिक प्रभाव प्राप्त होता था और मंत्री अपने अस्तित्व के लिए गवर्नर पर ही निर्भर हो जाते थे। ये योजना में कुछ अंतर्निहित दोष थे। अब हम कुछ अन्य बाहरी परिस्थितियां भी थी जो द्वैध शासन की असफलता में द्वैध शासन की असफलता का मूल कारण तो इसमें अंतर्निहित दोष ही थे, लेकिन कुछ ऐसी बाहरी परिस्थितियां भी थी जिन्होंने इसकी असफलता में योग दिया। पहला जो कारण था असफलता का वो था द्वैध शासन का जो जन्म है वो बुरे नक्षत्रों में हुआ था। द्वैध शासन का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब देश का जो राजनीतिक वातावरण है वो ठीक नहीं था। राजनीतिक वातावरण द्वैध शासन के परीक्षण के लिए उचित नहीं था। इस समय अनेक प्रकार की घटनाएं जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, कठोर दमनात्मक कानूनों के कारण भारतीयों के मस्तिष्क में ब्रिटेन के प्रति संदेह, अविश्वास और कटुता का वातावरण था। इस समय ब्रिटेन और उसके सुधारों के प्रति व्यापक उदासीनता का भाव था। इन परिस्थितियों में द्वैध शासन की सफलता की आशा कैसे की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त यह बात नितांत स्पष्ट हो गई थी कि ये सुधार केवल अंतरकालीन प्रबंध हैं। इस कारण भी शासन या भारतीयों का सुधारों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और गंभीर रुख नहीं था। आर्थिक दुर्दशा और मेस्टन पंचाट यानी तत्कालीन आर्थिक दुर्दशा और जो मेस्टन पंचाट था इसने भी इन सुधारों की असफलता में कम योग नहीं दिया। 1920 में समय पर वर्षा नहीं हुई, इसके कारण फसल थी वो बर्बाद हो गई। भारतीय बाज़ारों में मंदी आ गई। इन बातों से पहले से ही दुखी भारतीयों के दुर्भाग्य में और वृद्धि हुई। इसी समय मेस्टन पंचाट आया जिसके अनुसार इस खराब स्थिति में भी प्रांतों के द्वारा केंद्र को अनुदान दिया जाना था। इससे स्थिति और अधिक खराब हो गई। द्वैध शासन की सफलता प्रचुर वित्त पर निर्भर थी और धन के अभाव में प्रांतीय सरकारें द्वैध शासन व्यवस्था को ठीक रूप में नहीं अपना सकी। तो दूसरा जो परिस्थिति थी वो थी आर्थिक दुर्दशा और मेस्टन पंचाट। और तीसरा जो मुख्य कारण है वो ये था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग है उसने भी इस द्वैध शासन को लागू करने में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया। अप्पादोराई के अनुसार द्वैध शासन की असफलता का बहुत अधिक सीमा तक कांग्रेस और लीग के असहयोगात्मक रुख के कारण हुई। द्वैध शासन के 16 वर्षों में कांग्रेस और लीग की दृष्टि प्रशासकीय सुधारों पर नहीं वरन देश की स्वतंत्रता और देश के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संघर्ष में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी हुई थी। बाद में स्वराज्यवादियों के द्वारा सुधार योजना के प्रति प्रत्यक्ष बाधक नीति अपना ली गई। कोपलैंड और अप्पादोराई ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, यदि कांग्रेस के द्वारा द्वैध शासन के प्रति सहयोगात्मक रुख अपनाया जाता तो परिणाम दूसरा हो सकता था। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने किसी प्रकार का द्वैध शासन को लागू करने में सहयोग नहीं दिया। नौकरशाही है उसका दृष्टिकोण भी सही नहीं था। नौकरशाही का दृष्टिकोण भी द्वैध शासन की असफलता में बाधा बना। उन्होंने सुधारों के प्रति उस भावना से कार्य नहीं किया जिस भावना से उनके द्वारा कार्य किया जाना चाहिए था या उनसे अपेक्षा की गई थी।
वे अपनी शक्ति को कम करने और लोकप्रिय मंत्रियों के अधीन वफादारी पूर्वक कार्य करना नहीं चाहते थे। ब्रिटिश सरकार का परिवर्तित दृष्टिकोण, यानी जब तक मॉन्टेग्यू ब्रिटिश सरकार में भारत मंत्री के पद पर रहे, सुधारों की तरफ ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण सामान्यतः ठीक रहा, लेकिन इंग्लैंड में अनुदार दल की सरकार बन जाने के कारण जब इस पद पर अनुदार दल के सदस्य आ गए तो इन सुधारों की तरफ ब्रिटिश सरकार का जो दृष्टिकोण है वो पूर्णतया बदल गया। इस प्रकार द्वैध शासन की असफलता का कारण न केवल उसके आंतरिक दोष थे, लेकिन कुछ बाहरी परिस्थितियां भी थी जिनसे द्वैध शासन है वो गति नहीं पकड़ पाया। इन सब के लिए ब्रिटिश सरकार की मुख्य रूप से जिम्मेदारी थी। कोपलैंड ने इस बात को स्वीकार किया है कि द्वैध शासन अपने रचयिताओं के प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा। यह भारतीय जनता को उत्तरदायी शासन का वास्तविक प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सका। द्वैध शासन की उपयोगिता और महत्व के अंतर्गत हम देखते हैं कि इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि द्वैध शासन व्यवस्था दोषपूर्ण थी और यह असफल रही, लेकिन इसे सर्वथा लाभहीन नहीं कहा जा सकता। यह भारत में भविष्य के संवैधानिक विकास के लिए सहायक रहा। इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार भारतीयों को बड़े पैमाने पर मताधिकार प्रदान किया गया, जिससे भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न होना स्वाभाविक था। अधिनियम के आधार पर नियमित रूप से होने वाले चुनावों ने भारतीयों में सार्वजनिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न की। अधिनियम ने महिलाओं को मताधिकार देने की बात प्रांतीय सरकारों पर छोड़ दी और व्यवहार में लगभग सभी प्रांतों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। अधिनियम के द्वारा पहली बार परिषदों में संसदीय वातावरण का जन्म हुआ। अब भारतीय मंत्रियों द्वारा ब्रिटिश नौकरशाही के उच्च पदासीन सदस्यों को आदेश दिए जाने लगे, जिसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भारतीयों में हीनता की भावना की समाप्ति था। अब भारतीयों को सरकार के उन शासकीय रहस्यों के बारे में जो अब तक सरकार उनसे छिपा रखती थी जानने का अवसर प्राप्त हुआ। द्वैध शासन के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक सेवाओं के भारतीयकरण को प्रोत्साहन मिला। अनेक अंग्रेज अधिकारी भारतीय मंत्रियों के अधीन कार्य करने के लिए तैयार नहीं थे, वे भारत से चले गए। ऐसी स्थिति में उनके स्थान पर भारतीयों को ही नियुक्त किया गया। इस नवीन शासकीय व्यवस्था का एक लाभ और हुआ। अनेक भारतीय राजनीतिज्ञों ने परिषदों में प्रवेश किया। इससे उन्हें सरकार की समस्याओं को समझने में और बहुमूल्य शासकीय अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रशासनिक क्षेत्र में भारतीयों के द्वारा जिस योग्यता का परिचय दिया गया, उससे भारतीयों की शासन संचालन की क्षमता पर संदेह नहीं किया जा सकता था। द्वैध शासन की स्थापना से स्थानीय स्वशासन का सुधार और विकास भी हुआ। इन सब के अतिरिक्त प्रांतीय क्षेत्र में कार्य करने वाले भारतीय मंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने और सामाजिक कुरीतियां दूर करने की दिशा में सराहनीय कार्य किया। उदाहरण के लिए मद्रास की जस्टिस पार्टी ने दक्षिण भारत के मंदिरों के संबंध में सुधार किए। पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने शिक्षा के विस्तार और कृषकों की स्थिति में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। मद्रास और बम्बई में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और औद्योगिकरण की व्यवस्था की गई। इस प्रकार इस द्वैध शासन में कुछ दोष तो विद्यमान थे ही, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व है, इसकी अपनी उपयोगिता है। धन्यवाद।